हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों को इसका पार्ट 2 मेरे इस चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग मेरे इस चैनल में जाके पार्ट 2 देख लेना। तो चलिए आज के वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड से 6 महीने तक चली लड़ाई के बाद मैं चुपके से अपने दोस्तों के साथ एक बार में मौज मस्ती करने चला गया। मेरी गर्लफ्रेंड ने फोन करके पूछा कि मैं कहाँ हूँ। मैंने कहा कि मैं घर पर हूँ और सोने ही वाला हूँ। उसका लहजा ठंडा था। वीडियो कॉल जवाब नहीं दे सकता, अभी ठीक नहीं है। अगले ही पल उसने एक फोटो भेजी। तुम्हारे बगल में वो मॉडल कौन है? अगर तुमने दोबारा उसकी कमर को छुआ तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगी। मैं पूरी तरह निराश होकर पीछे मुड़ा और उसे अपनी घड़ी उतारते हुए देखा। मैं समझ गया था कि अब सब खत्म हो गया है। पिछली बार जब उसने अपनी घड़ी उतारी थी तब मैं पूरे एक हफ्ते तक बिस्तर से नहीं उठा था। वो पहले ऐसी नहीं थी। वो पड़ोस की लड़की थी। वो लड़की जिसे मैं अपनी जवानी में चुपके से प्यार करता था। एक बार नशे में धुत होकर उसने जिम्मेदारी के भाव से मुझसे शादी कर ली थी। मैं बहुत खुश था। मैंने अपना काम और जिंदगी छोड़ दी थी। मेरे सभी दोस्तों ने कहा कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता और मुझे भी ऐसा ही लगता था। जब तक मुझे उसका दूसरा फोन नहीं मिला, एक आदमी ने मुझे सेल्फी भेजी थी। सुश्री बाई, जन्मदिन के उपहार के लिए धन्यवाद। मैं उसे काफी देर तक देखती रही। मेरे अंदर एक अजीब सी कड़वाहट उमड़ रही थी। मैंने अपने पीछे बाथरूम का दरवाजा खुलते सुना और बाई निंगबिंग नहाकर बाहर निकले, भाप से भीगे हुए। और कितनी देर उन्होंने मेरे हाथ से फोन छीन लिया। मेरे पति द्वारा भेद खोले जाने पर भी उन्हें जरा भी शर्मिंदगी नहीं हुई। मैं जानती थी कि उनका आत्मविश्वास पैसों से उपजा था, क्योंकि उस समय वही मेरा सहारा थे। मैंने उनसे फोटो के बारे में बहस नहीं की। मेरे पास बहस करने की हैसियत नहीं थी। उसे जाते देख मैंने झट से कहा, बाई निंगबिंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उस औरत ने धीरे से अपने कपड़े के बटन बंद किए, मेरी तरफ देखा और ठंडे लहजे में बोली, मेरे पास 5 मिनट बचे हैं। ड्राइवर नीचे इंतजार कर रहा है। मैं समझ गया कि वह कहाँ जा रहा है और मेरी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मैं काम पर जाना चाहता हूँ। बाई निंगबिंग ने अपनी घड़ी का पट्टा कसा, मेरी तरफ मुड़ी, थोड़ी देर तक घूरती रही, फिर अपनी जेब से चेकबुक निकाली, एक नंबर लिखा, एक चेक फाड़ा और मुझे थमा दिया। क्या घर पर रहने वाला पति होना ही काफी नहीं है? काम तुम्हारे बस की बात नहीं है। वह जाने के लिए मुड़ी। मैं उसके पीछे भागा। मेरा हाव भाव विनम्र हो गया। मुझे मेहनत से डर नहीं लगता। मैं काम पर जाना चाहता हूँ। मैं पियानो बजा सकता हूँ। उस औरत में सुनने की हिम्मत नहीं थी। उसकी नजर में मैं एक कमजोर आश्रित जिगोलो जैसा था, बिगड़ा हुआ, लोगों के सामने आने लायक नहीं और मुश्किलों का सामना करने में असमर्थ। बाई निंगबिंग ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। समय समाप्त हो चुका था। वह पीछे मुड़े बिना चली गई। मैं उसे रोक नहीं सका। बस इतना ही कह पाया कि जब उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा तो मैंने उससे पूछा, शनिवार को मेरे पिताजी का जन्मदिन है, क्या आपके पास समय है? बाई निंगबिंग थोड़ी देर रुकी, देखती हूँ। दरवाजा धीरे से बंद हो गया और एक पल बाद नीचे से कार के स्टार्ट होने की आवाज दूर तक सुनाई दी। कुछ मिनट बाद नौकरानी ऊपर आई। ये जानते हुए कि पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं थे, उन्होंने बीच बचाव। पत्नी कुछ दिनों के लिए एल शहर जा रही थी। उसने कहा कि यह जरूरी काम है। कंपनी ने श्रीमती बाई के कपड़ों का एक बैच अभी अभी पहुंचाया है। महोदय, क्या आप इन्हें ड्राई क्लीन करवाना चाहेंगे या खुद हाथ से धोकर इस्त्री करना चाहेंगे? मैं थोड़ी देर सोफे पर बैठा रहा, फिर होश में आया। हाथ से धोना कृपया, क्योंकि बाई निंगबिंग को ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट की गंध पसंद नहीं है, इसलिए मैं उनके लगभग सभी कपड़े हाथ से धोता हूँ। इसके अलावा बाई निंगबिंग की अन्य चीजों में भी बहुत मांग है। उन्हें बाहर खाना पसंद नहीं है और उन्हें कमरा अव्यवस्थित पसंद नहीं है, इसलिए मैंने खाना बनाना और फूल सजाना सीखा। मैं धीरे धीरे एक आदर्श पूर्णकालिक पति बन गया और मेरा जीवन लगभग पूरी तरह से बाई निंगबिंग के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन फिर भी वह मुझसे प्यार नहीं करती थी। मैंने बिल को देखा और आंखें बंद कर ली। 6 साल, मैंने पूरे 6 साल उनसे प्यार किया और मैंने बाई निंगबिंग के वापस आने का इंतजार नहीं किया। उसी रात फांग परिवार में एक बड़ी घटना घटी। ये खबर फैल गई कि फांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी फांग याको फांग ग्रुप के आर्थिक मामले में 10 साल की जेल हो सकती है। उसी रात श्री फांग को मस्तिष्क में गंभीर रक्तस्राव के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत गंभीर थी और उन्हें तुरंत सर्जरी की आवश्यकता थी। मैं अस्पताल के गलियारे में खड़ी होकर बाई निंगबिंग को बार बार फोन कर रही थी, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी किसी ने जवाब नहीं दिया। जब मैं हार मानने ही वाली थी तभी फोन की घंटी बजी और उनकी आवाज में थोड़ी बेचैनी थी। क्या आपको पैसों की जरूरत है? मैंने आपको कई बार बताया है, अगर आपको पैसों की तुरंत जरूरत हो तो सचिव वू से संपर्क करें। मैं इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर खबर को देखती रही। बाई फार्मास्यूटिकल ग्रुप के अध्यक्ष ने बो लानियान को खुश करने के लिए पूरे डिज्नीलैंड को आतिशबाजी के प्रदर्शन के लिए बुक कर लिया था, जिससे आसमान जगमगाती रोशनी से भर गया था। आतिशबाजी के बीच एक युवक व्हील चेयर पर बैठा मुस्कुरा रहा था। मेरी पत्नी बाई निंगबिंग उसके पीछे खड़ी थी। काफी देर की चुप्पी के बाद मेरी आवाज लड़खड़ा गई, बाई निंगबिंग, तुम कहाँ हो? दूसरी तरफ से थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया, मानो मेरे बार बार पूछने से वह चिढ़ गया हो। लेकिन फिर भी उसने औपचारिकता से जवाब दिया, अभी व्यस्त हूँ, अगर और कुछ नहीं है तो। मैंने फोन काट दिया। सचिव वू से संपर्क करो। उसने मेरी उदास आवाज पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी निगाहें दूसरों की तरफ बेहद कोमल थीं। बाई निंगबिंग भी इतनी कोमल हो सकती है। मेरी सौतेली माँ जूरू पीछे से बोली, क्या तुमने निंगबिंग से संपर्क किया? तुम्हें इस मामले में निंगबिंग से मदद जरूर मांगनी चाहिए। जूरू थोड़ी देर रुकी, क्योंकि उन्होंने भी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर वह दृश्य देखा था। काफी देर बाद जूरू ने बोलना शुरू किया। वह फिर से एच शहर चली गई। मुझे विश्वास नहीं होता कि जब बाई निंगबिंग कोमा में थी तब सोंग जिनियन नाम के इस आदमी ने पियानो बजाकर उसे जगाया होगा। अगर ये सच भी है तो क्या किसी का एहसान चुकाने का यही तरीका है? उसे तो तुम्हारा जन्मदिन तक याद नहीं है। बोलते बोलते जूही का गुस्सा बढ़ता गया और फांग परिवार की हालत के बारे में सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए और ऐसे समय में बाई निंगबिंग के लिए मुसीबत खड़ी नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं करूंगा, इसलिए नहीं कि मैं श्री फांग समझदार हूँ, बल्कि इसलिए कि मुझे यह कहने का कोई हक नहीं है कि प्यार न करने वाले जोड़ों की शादी सिर्फ एक दिखावा है। आसमान में आतिशबाजी को देखते हुए मैंने बहुत धीरे से कहा, इतने सारे पटाखे, जरूर बहुत पैसा खर्च हुआ होगा, है
है ना? जूरू मेरी बात नहीं समझ पाई। मैंने भौहें चढ़ाकर सचिव वू का नंबर डायल करना शुरू किया। सचिव वू लंबे समय से बाई निंगबिंग के साथ थीं और जानती थीं कि उन्हें मेरी अपने पति की कोई परवाह नहीं है, इसलिए मेरा मकसद सुनकर उनका लहजा ठंडा और आक्रामक था। श्रीमान फांग, चेक लेने से पहले आपको अध्यक्ष बाई के हस्ताक्षर लेने होंगे, ठीक वैसे ही जैसे आपकी महंगी घड़ी को इस्तेमाल करने से पहले रजिस्टर करवाना पड़ता है। श्रीमान फांग, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने फोन काट दिया और अपनी शादी की अंगूठी पर नजर डाली। यह एकमात्र ऐसी चीज थी जिसके लिए मुझे बाई निंगबिंग से आवेदन करने या उनकी सचिव के पास रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं थी। मैंने अनमने ढंग से पलकें झपकाई और कहा, मेरी शादी की अंगूठी बेचने के लिए किसी को ढूंढो। क्या तुम पागल हो? मैं धीरे से मुड़ा और दृढ़ता से बोला, जूही, मैं बहुत शांत मन से हूँ, पहले कभी इतना शांत मन से नहीं थी। मैं बाई निंगबिंग से तलाक चाहती हूँ। 3 दिन बाद बाई निंगबिंग विला लौटी। जैसे ही वह हॉल में दाखिल हुई, नौकरों ने उसका स्वागत किया। कुछ दिन पहले श्रीमान किन का एक्सीडेंट हो गया था, मालिक का मूड खराब है और वे ऊपर हैं। बाई निंगबिंग को फांग परिवार के मामलों के बारे में पहले से ही पता था। थोड़ी परेशान होकर वह अपना सामान लेकर ऊपर गई। बेडरूम का दरवाजा खोला। मैं अलमारी के सामने बैठकर अपना सामान व्यवस्थित कर रही थी। वह सीधे वॉक इन क्लोसेट में गई, बाथरोब लिया और नहाने चली गई। नहाते समय वह सोच रही थी, मेरी कमजोरी को देखते हुए जब तक मैं नहाना खत्म करूंगी तब तक शायद मैं ठीक हो जाऊंगी, उसका सामान पैक करने में मदद करूंगी और फिर एक शांत पिंजरे में बंद चिड़िया बन जाऊंगी। जब वह बाथरूम से बाहर आई और अपना सूटकेस वहीं पड़ा पाया तो उसे लगा कि उसे मुझसे बात करनी चाहिए। बाई निंगबिंग सोफे पर बैठी वो उसे यूं ही एक पत्रिका पढ़ने लगी और थोड़ी देर बाद उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, आपके पिताजी की हालत कैसी है? उस रात जो हुआ था उसके लिए मैं सचिव वू को पहले ही डांट चुका था। मैंने हाथ में पकड़ी हुई पत्रिका नीचे रखी, ऊपर देखा और उनकी आंखों में आंखें मिलाई और काफी देर बाद शांत भाव से कहा, बाई निंगबिंग, चलो तलाक ले लेते हैं। बाई निंगबिंग साफ तौर पर हैरान रह गई। वह जानती थी कि उस रात क्या हुआ था। मैं निश्चित रूप से दुखी था। बाद में जब उसे फांग परिवार की परेशानियों के बारे में पता चला तो उसने तुरंत सचिव वू को अस्पताल भेजा, लेकिन मैंने मना कर दिया। ये पहली बार था जब मैंने उसकी बात नहीं मानी थी। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, कुछ दिन पहले तुमने कहा था कि तुम बाहर जाकर काम करना चाहते हो और अब कुछ ही दिनों में तुम तलाक की बात कर रहे हो। तुम बहुत लंबे समय से मिस्टर फांग बनकर रह गए हो और अब बाहर की दुनिया का अनुभव करना चाहते हो। बाहर जाकर देखो कि बाहर कितने लोग कुछ हजार की तनख्वाह कमाते हैं और फिर भी उन्हें ओवर टाइम करना पड़ता है और दूसरों के अधीन रहना पड़ता है। तुम 2000 वर्ग मीटर के विला में रहते हो और तुम मिस्टर फांग हो। तुम्हें और क्या चाहिए? उसका लहजा निर्मम और ठंडा था। मेरे होंठ कांप गए और मैंने एक हल्की सी मुस्कान दी। क्या मेरे जैसा कोई मिस्टर फांग भी होता है? मैं अचानक खड़ा हो गया। बाई निंगबिंग को वॉक इन क्लोसेट में खींच लाया और दरवाजा जोर से खोल दिया। अंदर सूट और घड़ियों की अलमारियों की पूरी कतार थी। सभी में कॉम्बिनेशन लॉक लगे थे। मैंने उनकी ओर इशारा किया। मेरी हंसी में आत्मनिंदा और व्यंग्य का मिश्रण था। किस तरह के आदमी को घड़ी खरीदने के लिए भी अपनी पत्नी की सेक्रेटरी को रिपोर्ट करनी पड़ती है? किस तरह के आदमी को अपने हर खर्च के लिए अपनी पत्नी की सेक्रेटरी को अर्जी लिखनी पड़ती है? किस तरह के आदमी के पास टैक्सी का किराया भी नहीं होता? बाई निंगबिंग, बताओ, क्या श्री फांग का व्यवहार ऐसा ही है? मेरा परिवार दिवालिया हो गया और तुम मुझे हर महीने 1 लाख युआन देती हो, लेकिन हर बार जब मुझे चेक मिलता है तो मुझे लगता है कि मैं एक घटिया आदमी हूँ, बस दूसरों का दिया हुआ एक दान हूँ ताकि वे अपना गुस्सा निकाल सकें। बाई निंगबिंग ने मुझे बीच में ही रोकते हुए ठंडे लहजे में कहा, क्या यही तुम्हारी सोच है? क्या तुम्हारे जैसे घटिया आदमी भी होते हैं जिन्हें औरतों को खुश करना नहीं आता? तुम तलाक चाहते हो, मेरे बिना तुम कैसी जिंदगी जी सकते हो? उसने मेरा हाथ जोर से दबाया और मैंने उसे दूर धकेलने के लिए हाथ उठाया। अगले ही पल बाई निंगबिंग ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी निगाहें बर्फीली थीं। वह मेरी खाली अंगूठी वाली उंगली को घूर रहा था। तुम्हारी शादी की अंगूठी कहाँ है? मैंने उसे बेच दिया। मेरी आवाज में उदासी थी। तो बाई निंगबिंग, चलो तलाक ले लेते हैं। बोलते बोलते मैंने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया, एक सूटकेस निकाला और अपना सामान पैक करने लगी। बाई निंगबिंग का चेहरा गंभीर था। वह मेरी दुबली पतली पीठ को घूर रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी विद्रोही हो जाऊंगी, इतनी दृढ़ता से उससे तलाक लेने का इरादा जाहिर कर दूंगी। उसके अंदर एक अनजाना गुस्सा उमड़ आया। तुम सोंग जिनियन की वजह से मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रही हो, है ना? क्या ईमानदार रहना बेहतर नहीं होगा? क्या ये मिस्टर फांग वही व्यक्ति नहीं थे जिन्हें तुमने बड़ी मेहनत से हासिल किया था? अब तुम उनकी तरह क्यों नहीं बनना चाहती? अब भी उसे लगता है कि जो कुछ हुआ था वो मैंने ही किया था। मेरे विरोध को अनसुना करते हुए उसने मुझे पीछे से गले लगाया और बिस्तर पर धकेल दिया। बाई निंगबिंग हमेशा से ही दबंग रही है और मुझे अक्सर उसका विरोध करना मुश्किल लगता है। मैं हमेशा उसकी हर बात मान लेती हूँ, लेकिन अब जब हमारा तलाक हो रहा है तो हम ये सब कैसे कर सकते हैं? बाई निंगबिंग बोली, हम अभी भी कानूनी तौर पर शादीशुदा जुड़े हैं, तो क्यों नहीं कर सकते? बाई निंगबिंग अब लगभग पागल हो चुकी थी। परिणामों की उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। बाई निंगबिंग, क्या तुम पिछले कुछ दिनों की बातें भूल गई हो? बिना सुरक्षा के संबंध बनाने से गर्भधारण हो सकता है। ये सुनकर बाई निंगबिंग रुक गई, लेकिन फिर उसने ताना मारा, लगता है तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत सोच रही हो। बाई निंगबिंग ने एक हाथ से मेरी बगल का सहारा लिया और दूसरे हाथ से बेड साइड टेबल का दराज खोला, जिसमें से उसने 3 अंग्रेजी अक्षरों वाला एक छोटा सा डिब्बा निकाला। जैसे ही वह उसे खोलने वाली थी उसका फोन बज उठा। बाई निंगबिंग ने नाराजगी से फोन उठाया। दूसरी तरफ उसकी माँ श्रीमती बाई थी, जिनका लहजा उदासीन था। निंगबिंग, तुम्हारी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, वापस आकर उनसे मिलो। शियाओ युआन को भी साथ ले आओ। उन्होंने कहा है कि वे कमल की जड़ के स्टार्च का केक खाना चाहती हैं। बाई निंगबिंग ने अपना एक हाथ मेरे शरीर पर रखा। फोन पर बात करते हुए उनकी गहरी आंखें मेरी तरफ देख रही थीं। मैं उसे थोड़ी देर में ले आती हूँ। उसने फोन रखा और कपड़े पहनने के लिए उठ गई। दादी बीमार है, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। तुम बस मुझे भेजना चाहती हो, है ना? वापस आकर बात करेंगे। थोड़ी देर बाद काली कार धीरे धीरे विला के गेट से बाहर निकली। बाई निंगबिंग ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा हुआ था, सड़क पर ध्यान केंद्रित किए हुए कभी कभी रियर व्यू मिरर में मेरी तरफ देख रही थी। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। मैं शायद ही कभी उसकी कार में बैठती हूँ और अब जब मैं तलाक चाहती हूँ
हूँ तो स्वाभाविक रूप से मैं बात नहीं करना चाहती। हम दोनों चुप थे। आधे घंटे बाद कार पहाड़ के आधे रास्ते पर स्थित एक हवेली में जा पहुंची। कार रुकी और इंजन बंद कर दिया गया। बाई निंगबिंग ने मेरी तरफ मुड़कर देखा। दादी की सेहत ठीक नहीं है, वो कोई भी झटका बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें पता है क्या कहना है? मैंने कार का दरवाजा खोला, मेरी आवाज ठंडी थी। चिंता मत करो। बाई निंगबिंग ने मेरी पीठ को घूरा, फिर कार से उतरी और कुछ तेज कदम बढ़ाते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी हिचकिचाहट को भांपते हुए उसने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। जो तुमने अभी कहा उसे मत भूलना। मेरी उंगलियां थोड़ी मुड़ गईं, लेकिन मैंने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। हॉल में श्रीमती बाई ने हमें हाथ में हाथ डाले अंदर आते देखा और थोड़ा भौहें चढ़ाई, लेकिन फिर शांत भाव से बोली, डॉक्टर वांग अभी अभी गए हैं, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने काफी देर तक माँ कहकर पुकारा, तब जाकर श्रीमती बाई ने जवाब दिया और बेडरूम में चली गई। वाकई बुढ़िया अस्वस्थ थी, बिस्तर के किनारे पर कराहती हुई बैठी थी। जब उन्होंने बाई निंगबिंग को मुझे लाते देखा तो उनकी बूढ़ी आंखें चमक उठी। वह इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रही थी और आखिरकार नन्हा युवान आ गया था। बाई निंगबिंग ने उस महिला को आगे धकेला और बुढ़िया के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई हूँ। बुढ़िया मुस्कुराई, लेकिन सुनने का नाटक करते हुए कान लगाकर जोर से पूछा, क्या आप और शियाओ युआन बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं या बच्चा होना ज्यादा जरूरी है? मैं बूढ़ी हूँ, ये जरूरी नहीं है। ये जानते हुए कि बुढ़िया जानबूझकर स्नेह दिखा रही है, बाई निंगबिंग फिर भी मुझसे चिपकी रही। मैंने उसके स्नेह प्रदर्शन में साथ नहीं दिया और बुढ़िया से थोड़ी देर बात करने के बाद मैं उठ गई। मैं कमल की जड़ के स्टार्च की केक बनाने जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद बुढ़िया की मुस्कान फीकी पड़ गई और वह पीछे झुक गई। बाई निंगबिंग, उस सोंग जिनियन को क्या हुआ है? उसकी देखभाल करना तो ठीक है, लेकिन पटाखे फोड़ना दूसरी बात है। सावधान रहना, कहीं तुम्हारा पति जलन न करने लगे और हंगामा न खड़ा कर दे। तुम्हें शियाओ युआन के परिवार पर भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसा मत दिखाओ कि कुछ हुआ ही नहीं। अगर तुम ऐसे ही रूखेपन से पेश आती रहोगी तो वो भाग सकती है। बाई निंगबिंग ने कुछ औपचारिक जवाब दिए। पटाखों के बारे में कुछ नहीं बताया। शायद ये बस एक सहज प्रतिक्रिया थी। थोड़ी देर बातचीत के बाद मैं कुछ नाश्ता लेकर आई। दादी बाई को वो बहुत पसंद आया। उन्होंने एक निवाला लिया और सीधे मुद्दे पर आई। बाई निंगबिंग, तुम 2 साल में 30 साल की हो जाओगी। तुम्हारे बचपन के सभी दोस्तों के 2-2 बच्चे हैं। तुम मुझे परपोता कब दोगी? मैंने कुछ नहीं कहा। बाई निंगबिंग ने मेरी तरफ देखा और कमल की जड़ के स्टार्च से बना एक केक उठाया। हम अब भी जवान हैं, चलो 2 साल और इंतजार करते हैं। बुजुर्ग महिला मेरी बात अच्छी तरह समझ गई थी, बस सीधे सीधे कहना नहीं चाहती थी। हमने दादी के घर पर रात का खाना खाया और जब हम वापस लौटे तो काफी देर हो चुकी थी। बाई निंगबिंग ने अपनी सीट बेल्ट बांधी और तिरछी नजर से मेरी तरफ देखा। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और कार की खिड़की से बाहर देखने लगा। बाई निंगबिंग ने थोड़ी देर देखा, फिर धीरे से एक्सीलरेटर दबाया। काली बेंटले कार आराम से चलने लगी। दोनों तरफ की बत्तियां धीरे धीरे पीछे हटती गईं। वह साफ तौर पर मुझसे कुछ बात करना चाहती थी, इसलिए कार तेज नहीं चल रही थी और लगभग 5 मिनट बाद बाई निंगबिंग बोली, कल मैं तुम्हारे पिताजी को बाई अस्पताल ले जाने का इंतजाम कर दूंगी। सबसे बेहतरीन विशेषज्ञ टीम उनका इलाज करेगी और अगर तुम्हें भविष्य में पैसों की जरूरत हो तो बस मुझे बता देना। उसका लहजा काफी नरम था, एक तरह की रियायत। उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ते हुए कहा, सेक्रेटरी वो अब घर नहीं आएंगे, तुम वो महंगी घड़ियां खुद रख सकते हो, मैं उन्हें समझा दूंगी। मैं चुपचाप सुनता रहा। बाई निंगबिंग से मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे और मैं उसके स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। सच कहूं तो उसकी ये रियायतें मेरे लिए एक तरह से एहसान ही थी, लेकिन उसने सोंग जिंगयान का जिक्र तक नहीं किया। इसका मतलब ये था कि अगर मैं उसकी बात मान भी लेता तो भी सोंग जिंगयान का जीवन में आना तय था। अब हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बदलता। बाई निंगबिंग, मैं थक गया हूँ, मैं इस प्रेमहीन शादी में फंसना नहीं चाहता। मैंने विनम्रता से मना कर दिया। मेरे पिताजी के नए डॉक्टर काफी अच्छे हैं। बाई निंगबिंग मेरी बात समझ गई। मैंने उसकी बात नहीं मानी और तलाक पर अड़ा रहा। वह भी गुस्से से खुद को रोक नहीं पाई। फेंग युआन, शादी के समय हमने जो समझौता किया था उसे मत भूलो। अगर हमारा तलाक हुआ तो तुम्हें 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। मुझे पता है, मैंने जल्दी से जवाब दिया। बाई निंगबिंग का सब्र टूट गया और उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। 20 मिनट बाद कार हमारे विला में आकर रुकी। कार रुकी और मैंने सीट बेल्ट खोली। बाहर निकलने ही वाली थी कि बाई निंगबिंग ने झट से कार का दरवाजा बंद कर दिया। कार के अंदर का माहौल तनावपूर्ण था। बाई निंगबिंग अभी अभी एक व्यापारिक यात्रा से लौटी थी और बाई निवास पर आई थी। वह वास्तव में काफी थकी हुई थी। उसने एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखा और दूसरे हाथ से अपनी कनपटी मलते हुए अधीरता से कहा, कब तक यह सब चलता रहेगा? अब तक उसे लगा कि मैं सिर्फ नाटक कर रही हूँ और मेरा दिल बैठ गया। काफी देर बाद मैंने धीरे से कहा, बाई निंगबिंग, मैं सच कह रही हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। बाई निंगबिंग ने अपनी गहरी आंखों से मुझे घूरा, एक हाथ से अपनी सीट बेल्ट खोली। बाहर निकलो। मैं खड़ा हो गया। मैं तुरंत कार से बाहर निकला और विला के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। बाई निंगबिंग काफी देर तक कार में बैठी रही, फिर बाहर निकली और मेरे पीछे ऊपर आ गई। उस रात मैं अतिथि कक्ष में सोया। बाई निंगबिंग भी गुस्से में थी और उसने मुझसे बात करने की जहमत नहीं उठाई। सुबह की धूप बेडरूम में आई और बाई निंगबिंग को यह बहुत तेज लगी, इसलिए उसने अपनी आंखें ढक लीं और जाग गई। उसने नीचे से हल्की आवाजें सुनी, बिस्तर से उठी और कपड़े बदलने के लिए वॉक इन क्लोसेट में गई। अगले ही पल उसकी नजरें जम गई। मेरा सूटकेस गायब था। बाई निंगबिंग ने क्लोसेट खोला और वाकई मैंने अपने कुछ रोजमर्रा के कपड़े ले लिए थे। कुछ सेकंड तक वह चुपचाप देखती रही, फिर मेरी अलमारी बंद कर दी। हमेशा की तरह उसने एक बिजनेस सूट चुना, उसे पहना, जल्दी से नहाया और घड़ी पहनते हुए नीचे चली गई। नौकरानी को देखकर उसने कैजुअली पूछा, श्री फांग कहाँ है? नौकरानी ने सावधानी से जवाब दिया, मालिक आज सुबह जल्दी ही अपना सूटकेस लेकर निकल गए, ड्राइवर को भी नहीं बुलाया, बड़े ही बड़े सनकी हैं। बाई निंगबिंग ने उसकी बात अनसुनी कर दी और डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपनी रोज की ब्लैक कॉफी और होल व्हीट टोस्ट खाने लगी। लेकिन उसकी नजर अखबार के लेखों पर पड़ी जो सोंग जिनियन के साथ उनके स्कैंडलस अफेयर से भरे हुए थे। हर हेडलाइन पिछली से ज्यादा सनसनीखेज थी। कुछ देर देखने के बाद बाई निंगबिंग ने धीरे से अपने बगल में बैठी नौकरानी से पूछा, क्या मालिक ने जाने से पहले अखबार पढ़ा था? नौकरानी ने
ईमानदारी से जवाब दिया। मालिक नाश्ता किए बिना ही चले गए। बाई निंगबिंग ने उसकी तरफ देखा, फिर अपना फोन उठाया और सेक्रेटरी वू को कॉल किया। अखबार में छपी उन खबरों को संभालो, साथ ही पता लगाओ कि फांग युआन ने शादी की अंगूठी कहाँ बेची है। मुझे शाम 4 बजे से पहले इसकी जरूरत है। मेरे सामने बैठे सचिव वो एक पल के लिए रुके, फिर धीरे से बोले, असंभव, श्री फांग आपसे इतना प्यार करते हैं, वो अपनी शादी की अंगूठी कैसे बेच सकते हैं। बाई निंगबिंग ने फोन काट दिया और उसे खाने की मेज पर फेंक दिया। खबर देखकर उनकी भूख बिल्कुल खत्म हो गई थी। इसी बीच मैं फांग परिवार के घर लौट आया। जूरू ने अभी अभी सूप बनाना खत्म किया था और उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रही थी। मुझे देखकर जूरू घबरा गई। उसने मेरे हाथ में रखे सूटकेस को देखा। उसकी आवाज में नाराजगी थी। कौन सा जोड़ा झगड़ा नहीं करता। औरत का कभी कभार बेवफा होना तो आम बात है। वो सोंग जिनियन कितना बदसूरत और निकम्मा है। मैंने पता किया, वो तलाकशुदा है। ऐसे आदमी से तुम्हारी हैसियत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाई निंगबिंग के साथ मेरी क्या हैसियत है। मैंने खुद पर हंसते हुए कबूतर का सूप थर्मस में भर लिया। मैं बाद में पापा को देखने अस्पताल जाऊंगी। जूरू ने मुझे घूर कर देखा, कपड़े से हाथ पोंछे और गुस्से से बोली, अगर तुम्हारे पापा को पता चला कि तुम तलाक ले रही हो तो वो बहुत गुस्सा होंगे। फांग युआन, इसे दूसरे तरीके से समझो। अगर तुम सच में अब उसके साथ नहीं रह सकती तो क्या तुम्हें लगता है कि तलाक के बाद तुम दोनों साथ रह पाओगी। फांग परिवार की हालत अभी ऐसी है, तुम उनका सहारा कैसे बनोगी। मैंने धीरे से थर्मस का ढक्कन बंद किया और जब वह खाली हो गया तो मैंने सिर झुकाकर कहा, हर समस्या का कोई ना कोई हल निकल आता है। शादी की अंगूठी बेचकर मिले पैसे से पिताजी के 6 महीने के इलाज का खर्च निकल जाएगा। मैं इस घर को बेचकर अपनी बहन के वकील की फीस भरूंगा। मैं परिवार का खर्च चलाने के लिए बाहर जाकर काम भी करूंगा। मेरी बात खत्म होते ही मेरी आंखों में आंसू भर आए। ये घर मेरी माँ ने मुझे विरासत में दिया था और चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आई हो, मैंने इसे कभी छुआ तक नहीं था। जूरू स्तब्ध रह गई। उसने उसे समझाने की कोशिश नहीं की, लेकिन मन ही मन वह मुझसे असहमत थी। घर का काम निपटाने के बाद मैं अस्पताल गया। इलाज के बाद पिताजी की हालत काफी हद तक स्थिर हो गई थी, लेकिन वे अभी भी थोड़े उदास थे और मेरी बहन फांग या के भविष्य को लेकर लगातार चिंतित रहते थे। मैंने अभी तक तलाक की बात नहीं उठाई है। आज दोपहर डॉक्टर राउंड पर आए थे। डॉक्टर लियू रोयान, जो युवा हैं लेकिन न्यूरोसर्जरी में पहले से ही एक अग्रणी विशेषज्ञ हैं, खूबसूरत है, उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली है और उनका शरीर सुडौल है। जांच के बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा। चलिए बाहर बात करते हैं। मैं चौंक गया। फिर मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज नीचे रख दी और श्री फांग के पिता से धीरे से कहा, मैं अभी वापस आता हूँ। कुछ देर बाद हम एक शांत गलियारे में पहुंचे। मेरी घबराहट देखकर लियू रोयान ने मुझे दिलासा भरी मुस्कान दी। फिर मेडिकल रिकॉर्ड देखने लगी। कल रात मैंने शल्य चिकित्सा विभाग के कई निदेशकों से इस बारे में बात की और उन्होंने सर्वसम्मति से श्री फांग के पिता के लिए विशेष पुनर्वास उपचार की सिफारिश की। अन्यथा उनके लिए पहले जैसी स्थिति में वापस आना मुश्किल होगा। ये थोड़ा महंगा है, लगभग 1,50,000 युआन प्रति माह। 1,50,000 युआन मेरे लिए इस समय बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन मैंने बिना झिझक के कहा, हम उपचार स्वीकार करेंगे। लियू रोयान ने मेडिकल रिकॉर्ड बंद किए और चुपचाप मेरी तरफ देखा। दरअसल हम पहले से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन मैं भूल गई थी। जब मैं बहुत छोटी थी तब वह मेरे पड़ोस में रहते थे। उन्हें याद था कि हर गर्मी की शाम मेरे शयन कक्ष के बाहर बालकनी में छोटे छोटे तारे टिमटिमाते थे और मैं हमेशा वहाँ बैठकर अपनी माँ को याद करती रहती थी। मैं उनसे पूछती थी, बहन रोयान, क्या माँ वापस आएंगी। लियू रोयान को पता नहीं था और वह जवाब नहीं दे सकी। अब जब वह मुझे देखती है तो उन्हें 3 साल पहले घर लौटने पर पता चला कि मेरी शादी हो रही है। उन्होंने सोचा था कि मुझे प्यार मिल गया है, लेकिन मेरी हालत ठीक नहीं है। बाई निंगबिंग मुझसे रूखी है और बुरा बर्ताव करती है। लियू रोयान कुछ बोल ही रही थी कि हॉल के दूसरी तरफ से एक साफ ठंडी आवाज सुनाई दी, फैंग युआन। ये बाई निंगबिंग थी। ऐसा लग रहा था कि वह कंपनी से आ रही है। वह उनकी तरफ बढ़ी। उनकी ऊंची एड़ी के जूते गलियारे में खटक रहे थे। कुछ देर बाद बाई निंगबिंग हमारे पास आई। हाथ बढ़ाते हुए उनकी आवाज में थोड़ी सी उपेक्षा झलक रही थी। सीनियर सिस्टर लियू, बहुत दिनों बाद मिले। लियू रोयान ने सामने वाले हाथ को देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ हाथ मिलाया। प्रेसिडेंट बाई, एक खास मेहमान। बाई निंगबिंग ने हाथ मिलाया और छोड़ दिया। मेरी तरफ मुड़कर देखा, जाओ उनसे मिलो। दोनों महिलाओं के बीच तनाव की एक लहर थी जिसे मैंने महसूस नहीं किया। मैं डॉक्टर लियू के सामने बाई निंगबिंग को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने सिर हिलाया। डॉक्टर लियू, मैं पहले जाती हूँ। लियू रोयान हल्की सी मुस्कुराई और बाई निंगबिंग और मैं बिना कुछ बोले साथ साथ वार्ड की ओर चल पड़े। जब से मैंने उनसे तलाक लेने का फैसला किया था, मैंने उन्हें खुश करने की उतनी कोशिश नहीं की थी जितनी पहले की। वार्ड के दरवाजे के पास बाई निंगबिंग ने अचानक मेरी कलाई पकड़ ली और मुझे अपने और दीवार के बीच फंसा लिया। उनकी निगाहें जटिल थीं। थोड़ी देर पहले लियू रोयान ने जिस तरह से मुझे देखा था, वह एक औरत के मर्द को देखने का तरीका था। बाई निंगबिंग मुझे घूर रही थी। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। तुमने उससे क्या कहा? मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बाई निंगबिंग ने अपनी पकड़ और कस ली और मुझे वापस नीचे धकेल दिया गया। हमारे शरीर एक दूसरे से कसकर चिपक गए थे। कठोरता कोमलता से टकरा रही थी और मुझे असहनीय महसूस हो रहा था। बाई निंगबिंग, ये अस्पताल है, बेशक मैं जानती थी। बाई निंगबिंग टस से मस नहीं हुई। उसका शरीर मेरे शरीर से कसकर चिपका हुआ था। उसका खूबसूरत चेहरा मेरे कान के पास था। उसकी आवाज में खतरे का संकेत था। क्या तुम जानती हो कि वह कौन है? मैंने उसके मन के छिपे हुए विचारों का अनुमान लगा लिया। वह बाई ग्रुप का अध्यक्ष था, एक प्रतिष्ठित और शक्तिशाली व्यक्ति, और वह अपने पति को किसी और औरत के ज्यादा करीब नहीं आने देती। मैंने कड़वी मुस्कान दी। मैंने कहा, बाई निंगबिंग, मेरे मन में तुम्हारे जैसे गंदे विचार नहीं है, न ही ऐसी कोई इच्छा है। चिंता मत करो। तलाक से पहले मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं होगा। इतना कहकर मैंने उसे धक्का दिया और वार्ड में प्रवेश करने के लिए मुड़ गई। बाई निंगबिंग मेरे पीछे आई। अंदर आते ही उसका चेहरा उतर गया। ये कोई निजी कमरा नहीं था। जूरू ने उसके लिए एक कुर्सी खींची और धीरे से बोली, कृपया बैठ जाइए। मैं शियाओ युआन से आपके लिए कुछ फल छिलवा देती हूँ। शियाओ युआन, यहाँ यूं ही खड़ी मत रहो। तुम बाद में बाई निंगबिंग के साथ वापस चली जाओगी। मैं यहाँ तुम्हारे पिता का ख्याल रखूंगी। बाई निंगबिंग बैठ गई और फांग फू से बातें करने लगी। वह आमतौर पर मेरे प्रति ठंडी रहती थी, लेकिन फैंग फू के सामने वह बेदाग व्यवहार करती थी। व्यापार जगत में वर्षों बिताने के कारण वह आसानी से लोगों का दिल
जीत सकती थी। फेंग फू हमेशा से उसे पसंद करता था, लेकिन जब बाई निंगबिंग ने अस्पताल बदलने का सुझाव दिया तो फेंग फू ने फिर भी मना कर दिया और कहा कि उन्हें झंझट नहीं चाहिए, ये जगह ठीक है और डॉक्टर लिू बहुत जिम्मेदार है। बाई निंगबिंग अपनी सीमा जानती थी, इसलिए उसने जोर नहीं डाला। पिताजी, आपको इसकी आदत हो जाएगी। तभी मैंने एक सेब छीलकर उन्हें दिया, लेकिन बाई निंगबिंग ने उसे लेकर एक तरफ रख दिया और मेरा हाथ पकड़ लिया। वो खड़े हो गए और फांग के माता पिता से कहा, तो मैं पहले शियाओ युआन को वापस ले आता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। फांग के पिता ने सिर हिलाया और हमें जाते हुए देखा। जूरू अपना सामान पैक कर रही थी, तभी अचानक फांग के पिता बोले, इन दोनों में आजकल लड़ाई चल रही है ना? जूरू का हाथ कांप गया। उसने जल्दी से अपना हाथ ढक लिया। नहीं, शियाओ युआन और निंगबिंग ठीक है। फांग फू ने धीरे से आह भरी, तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रही हो। शियाओ युआन की आंखें अब अलग हैं। पहले जब वह बाई निंगबिंग को देखता था तो उसकी आंखों में चमक होती थी, लेकिन अब नहीं। जूरू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर फुसफुसाई, उसे मनाने की कोशिश करो। फांग फू धीरे से हेडबोर्ड से टिक गया और काफी देर बाद धीरे से बोला, मैं अब उसे मनाने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर वह कुछ नहीं कहता तो मैं बस ऐसा दिखावा करूंगा कि मुझे पता ही नहीं। शियाओया के पास पहले से ही कोई आजादी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि शियाओ युआन के पास भी कोई आजादी ना हो। जूरू हिचकिचाई, फिर बाई निंगबिंग उसे नीचे ले गई। शाम के सूर्यास्त ने काली बेंटले को गहरे लाल रंग में रंग दिया, जो देखने में बेहद महंगी लग रही थी। मुझे धक्का देकर कार में बिठा दिया गया। जैसे ही मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। बाई निंगबिंग का चेहरा ठंडा था। कार के बाहर से यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वह कितनी ताकत लगा रहा था। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। इस औरत की ताकत वाकई चौंकाने वाली थी। जब मैंने संघर्ष करना छोड़ दिया, तभी बाई निंगबिंग ने मुझे छोड़ा। वह काफी देर तक चुप रही, अपने चेहरे को देखती रही। हल्की रोशनी में उसके चेहरे पर परछाई पड़ रही थी, जिससे उसके नैन नक्श और भी कोमल और सुंदर लग रहे थे। उसकी हैसियत के साथ वह किसी भी पुरुष का दिल धड़का सकती थी। मुझे धुंधला सा याद है कि यही चेहरा था जिसने मुझे मोहित कर लिया था और इतने सालों तक उसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया था। बाई निंगबिंग ने मेरी तरफ देखा। वह शायद ही कभी मेरी परवाह करती थी। ऐसा लगता था जैसे उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है, लेकिन वह पति बदलना नहीं चाहती थी। हैसियत वाली औरतें आसानी से पति नहीं बदलती। थोड़ी देर बाद उसने अपनी जेब से एक मखमली डिब्बा निकाला, उसे खोला और अंदर एक हीरे की अंगूठी थी, वही शादी की अंगूठी जो मैंने उस रात बेची थी। बाई निंगबिंग मेरी ओर टकटकी लगाए देख रही थी। मेरे चेहरे के हर छोटे से छोटे बदलाव को भी उसने नहीं छोड़ा, मानो वह मेरे विचारों को भेदने की कोशिश कर रही हो। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, अंगूठी पहनो और मेरे साथ घर चलो। मैं ऐसा दिखावा करूंगी कि कुछ हुआ ही नहीं, तुम अभी भी मिस्टर फांग ही रहोगे। मैंने उसकी इस दुर्लभ नरमी को ठुकरा दिया। बाई निंगबिंग का सब्र टूट रहा था। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैंने धीमी आवाज में पूछा। तलाक, तलाक ले लेते हैं। और मैंने उससे बहस की और घर जाने से इनकार कर दिया। सुबह सुबह उसे पहनने के लिए कोई जगह नहीं मिली, जिससे वह बहुत परेशान हो गई। जैसे ही वह भड़कने ही वाली थी, उसने पार्किंग में एक सफेद BMW के पास एक नर्स से लियो रुयान को बात करते देखा। बाई निंगबिंग और भी नाराज हो गई और अपनी जीभ मुंह के अंदर दबा ली। तभी उसका फोन बजा। सचिव वू का फोन था। बाई निंगबिंग ने फोन उठाया। उसकी आवाज में कोई उत्साह नहीं था। क्या बात है? सचिव वू ने कर्तव्य निष्ठा से बताया। श्री सोंग बिस्तर से उठते समय फिसल कर गिर गए। संभवतः उनके पैर की नस में चोट लग गई है। वह इस समय बहुत खराब मूड में है। सुश्री बाई, क्या आप उनसे मिलने एज शहर जाना चाहेंगी? अगर आप जाएंगी तो उन्हें बहुत खुशी होगी। बाई निंगबिंग ने फोन पकड़े रखा, तुरंत कुछ नहीं बोली। स्पष्ट रूप से मेरे बगल में खड़े होने से वह थोड़ी झिझक रही थी। उसके फोन की आवाज काफी तेज थी। मैंने सुना। मैंने हल्की सी मुस्कान दी, कार का दरवाजा खोला, बाहर निकली और पीछे मुड़े बिना चली गई। शाम की ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिससे मुझे कड़ाके की ठंड लगने लगी। सौभाग्य से जब बाई निंगबिंग ने शादी की अंगूठी निकाली तो मुझे कोई लालच नहीं हुआ। मैंने अपना इरादा नहीं बदला और मैं उस घुटन भरी वैवाहिक जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती थी। मेरी आकृति धीरे धीरे दूर होती चली गई। बाई निंगबिंग फोन की दूसरी तरफ सचिव वू से बात करते हुए मेरी पीठ को घूर रही थी। उसके लिए सबसे अच्छे डॉक्टर का इंतजाम करो। सचिव वू काफी हैरान लग रहे थे। क्या आप उसकी जांच करवाने के लिए एच शहर नहीं जा रही हैं? बाई निंगबिंग ने सीधे फोन काट दिया। सचिव वू से बात खत्म करने के बाद उसने मुझे फोन करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लगी और वीचैट संदेश भी नहीं भेजे जा सके। मैंने उसका फोन नंबर और वीचैट ब्लॉक कर दिया। बाई निंगबिंग ने गुस्से में अपना फोन एक तरफ फेंक दिया। काफी देर बाद उसने हीरे की अंगूठी उठाई और चुपचाप उसे देखने लगी। अब उसे यकीन हो गया था कि मैं उसे छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। 3 दिन बाद बाई ग्रुप बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर अध्यक्ष के कार्यालय में बाई निंगबिंग फर्श से छत तक फैली खिड़की के सामने खड़ी थी। वह अपने फोन पर बूढ़ी मैडम बाई से बात कर रही थी। बूढ़ी महिला को उसकी याद फिर से आ रही थी और उसने उसे वापस मिलने आने के लिए कहा। बाई निंगबिंग ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। श्रीमान बाई, आपके लिए एक पैकेज है। बाई निंगबिंग ने भौहें चढ़ाकर अंदाजा लगाया कि क्या होगा। थोड़ी देर बाद सचिव वू अंदर आए और मेज पर एक पैकेज रखते हुए धीरे से बोले, यह श्रीमान बाई की ओर से है। बाई निंगबिंग कुछ सेकंड के लिए फर्श से छत तक फैली खिड़की के पास खड़ी रही, फिर धीरे से चलकर गई, मेज से दस्तावेज उठाया और उसे खोला। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, यह तलाक का समझौता था। उसने उस पर एक नजर डाली। बिल्कुल सिद्धांतवादी, कुछ नहीं मांगने वाला, बिना कुछ लिए जाने वाला। उसका चेहरा और भी गंभीर होता गया और काफी देर रुकने के बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, आजकल वह किस काम में व्यस्त है? सचिव वू ने तुरंत जवाब दिया, लगता है वे एक घर बेच रहे हैं। कई लोगों ने उसे देखा है, लेकिन अभी तक किसी ने खरीदा नहीं है। साथ ही पति को नौकरी मिल गई है। उसने कॉलेज में राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था
और उसकी अच्छी साख है। कंपनी उसे नौकरी पर रखने में दिलचस्पी दिखा रही है। वेतन और भत्ते काफी अच्छे हैं। बाई निंगबिंग तलाक के समझौते को हाथ में लिए बैठ गई। उसकी आवाज एकदम ठंडी थी। किसी को ढूंढो जो उस घर से संपर्क करे और उसे सबसे कम कीमत पर खरीद ले। उसने फिर से उपहास किया। काम के मामले में वह कठिनाई सहन नहीं कर सकता था। सचिव वू चौंक गया। उसने सोचा था कि राष्ट्रपति बाई फांग परिवार का सफाया कर देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या वह फांग युआन से सबसे ज्यादा नफरत नहीं करता था? कुछ ही पलों के लिए वह हिचकिचाया, तभी बाई निंगबिंग की आवाज आरोप से भरी हुई थी। यहाँ से चले जाओ। सचिव वू कार्यालय से निकल गया। बाहर उसने मुट्ठी भींची। एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर एक फोन किया। 2 दिन बाद मैंने वह घर बेच दिया। 50 मिलियन मूल्य का आलीशान घर। दूसरे पक्ष ने कीमत घटाकर 28 मिलियन कर दी। जूई ने दूसरे पक्ष को लालची होने के लिए कोसा, लेकिन मैंने दांत पीस कर मान लिया, क्योंकि मेरी बहन अंदर इंतजार नहीं कर सकती थी। वकील की फीस के अलावा फांग परिवार को भारी कर्ज चुकाना था। इस सब दबाव में मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। घर बेचने के बाद मैं फांग या से मिलने में कामयाब रहा। फांग या खूबसूरत और कुलीन थी, और जहां भी जाती अमीर नौजवानों का झुंड उसका पीछा करता था। लेकिन अब वह थोड़ी थकी हुई लग रही थी। उसने मुझसे कांच के पर्दे के पार बात की। वह मेरी मदद कर सकता है और वह तुम्हारी भी। मैं उससे कुछ सवाल पूछना चाहता था, लेकिन फांग या को ले जाने का समय हो गया था। उसने अपनी आंखों में बहुत हिचकिचाहट के साथ मुझे अपने छोटे भाई को देखा। उसकी नजरों में मैं हमेशा से फांग परिवार में सबका चहेता रहा था, लेकिन अब मुझे परिवार के लिए भागदौड़ करनी पड़ रही थी। फांग या ने अखबार पढ़ा था। वह मेरी स्थिति को भली भांति जानती थी। जब मैं जाने लगा तो रेलिंग को कसकर पकड़ते हुए खड़ा हो गया। जोर लगाने से मेरी बांह की नसें फूल गई थी। बहन, फांग या ने चुपचाप कहा, अपनी तर्जनी उंगली से अपने होठों को छूते हुए। मैंने उसे जाते हुए देखा। काफी देर बाद मैं धीरे से बैठ गया। दाई मुबाई, मुझे दाई मुबाई को ढूंढना ही होगा। हिरासत केंद्र से निकलते ही मुझे प्रशिक्षण संस्थान से फोन आया। दूसरी तरफ वाले ने मुझे आदर पूर्वक श्री फांग कहकर संबोधित किया और कहा कि फिलहाल उनके पास लोगों की कमी नहीं है। मैंने चुपचाप फोन काट दिया। मुझे लगा कि यह बाई निंगबिंग की करतूत है। वह मुझे वापस जाने के लिए मजबूर कर रही थी। मैं यह मानने की हिम्मत नहीं कर सकता कि बाई निंगबिंग के मन में समय के साथ मेरे लिए भावनाएं विकसित हो गई थी। उसे बस एक पति की जरूरत थी जो उसकी सेवा करे। बाई परिवार के शेयर बाजार को स्थिर करने के लिए एक दिखावा। मैं फांग युआन उसकी नजरों में बेकार था। मेरा फोन बजा। मैंने उठाया। यह एक अनजान नंबर था। मैंने फोन उठाया और सामने बाई निंगबिंग का फोन था। उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी और भावहीन थी। फैंग युआन, चलो बात करते हैं। आधे घंटे बाद मैं बाई ग्रुप की इमारत में दाखिल हुआ। सचिव वू ने नीचे मेरा स्वागत किया और मुझे सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित सीईओ के कार्यालय तक ले गए। दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि बाई निंगबिंग दस्तावेजों की समीक्षा कर रहे थे। फर्श से छत तक फैली खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे वे दमक रहे थे और किसी देवी के समान सुंदर लग रहे थे। सचिव वू ने भी उन्हें 2 बार देखा। श्री फैंग आ गए। बाई निंगबिंग ने अपनी आंखें उठाई और मेरी ओर देखा। 1 हफ्ता बीत चुका था। मैं अब भी लंबा और सुंदर था, बस थोड़ा सा थका हुआ सा लग रहा था। बाई निंगबिंग ने मुझ पर जरा भी रहम नहीं दिखाया। वह हमेशा से मेरे प्रति निर्दयी रही थी। उसने सचिव वू की ओर देखा। उसकी ठुड्डी थोड़ी उठी हुई थी। पहले बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर देना। सचिव वू के जाने के बाद बाई निंगबिंग ने फिर मेरी ओर देखा। उसकी आवाज में उपहास था। 1 हफ्ता, आखिरकार श्री फांग से मिल ही गए। क्यों ना आकर बैठ जाओ। क्या तुम्हें नाश्ता बनाना और उसे भेजने के तरीके ढूंढना पसंद नहीं था? क्या तुम्हें याद नहीं कि सोफा कहाँ है? बाई निंगबिंग, मैं यहाँ पुरानी यादें ताजा करने नहीं आया हूँ। बाई निंगबिंग ने एक पल के लिए मुझे घूरा, फिर ताना मारा। तो तुम यहाँ दया की भीख मांगने आए हो? उसने अपनी मेज पर रखी कॉफी उठाई और एक छोटा सा घूंट लिया। पूरी देर उसकी नजरें मुझ पर टिकी रहीं। बाई निंगबिंग की पुरुषों के प्रति निगाहें बेहद कामुक थीं। उन्होंने शांत भाव से कहा, आपके आने से पहले मैंने आपके लिए कुछ हिसाब किताब किया था। फांग परिवार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आपको अपने पिता के चिकित्सा खर्चों के लिए पर्याप्त बचत करने के लिए कम से कम 30 से 40 हजार रुपए प्रति माह कमाने होंगे। बेशक इसमें आपकी शादी की अंगूठी बेचकर मिलने वाली रकम भी शामिल है। मैं भावहीन बना रहा। जब तक सुश्री बाई नरमी दिखाती हैं, मेरे पास हमेशा कोई न कोई रास्ता होता है। सुश्री बाई, बाई निंगबिंग ने उपहास किया। पिछले हफ्ते क्या आप अभी भी मुझे बिस्तर पर पकड़े हुए नहीं थे? वह मुझे बड़े प्यार से बाई निंगबिंग कहकर बुलाती थी, जैसे कोई नन्हा भेड़िया शिकारी कुत्ता हो। कुछ ही दिनों में वो मिस बाई कैसे बन गई। मुझे पता था कि वो मुझे जाने नहीं देगी, इसलिए मैंने अपनी आवाज धीमी रखी। बाई निंगबिंग, तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भावना नहीं है। मुझे तलाक में कुछ नहीं चाहिए तो तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा, है ना? तुम हमेशा किसी और जवान और सुंदर आदमी से शादी कर सकती हो। बाई निंगबिंग ने कप पकड़े हुए मुझे घूरा और ताना मारा। और फिर तुम मिस्टर फांग के नाम से मुझे धोखा दोगी? उसके शब्द कठोर थे और मैं गुस्से से भर गई। अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगी और मुझे जाने नहीं दोगी तो मेरे पास बस एक ही आखिरी रास्ता है। बाई निंगबिंग का चेहरा बेहद बिगड़ गया। इससे पहले कि मैं कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, वो मेरे पास आ गई और जवाब जानने के लिए मेरे कान को जोर से दबाने लगी। तुमने क्या कहा? मैंने इनकार नहीं किया। बाई निंगबिंग गुस्सा नहीं हुई। इसके बजाय वह मुस्कुराई और प्रेमियों की तरह मेरे करीब फुसफुसाते हुए बोली, तुम किसके पास जाओगे? सिटीबी में मिस्टर फांग के नाम से। देखो कौन तुम्हें चाहने की हिम्मत करता है। बाई निंगबिंग जानती थी कि कब रुकना है। उसने मुझे छोड़ा और धीरे से कहा, वापस मिस्टर फांग बन जाओ और हम पहले जैसे हो जाएंगे। मैंने भौहें चढ़ाई और अचानक मेरी नजर सामने वाली पूरी शेल्फ पर रखे एक बिल्कुल नए चमकते सैक्सोफोन पर पड़ी। मुझे एक अफवाह याद आई कि बाई ग्रुप के सीईओ ने अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए इस अनमोल सैक्सोफोन को खरीदने में पूरे 20 मिलियन युआन खर्च कर दिए थे। तो बस यही बात है। मैं हंस पड़ा। पहले की तरह मैं उसका खिलौना था। पहले की तरह हर दिन उसकी सेवा और चापलूसी करता था। फिर भी बदले में मुझे न स्नेह मिलता था न सम्मान। यहाँ तक कि उसकी सेक्रेटरी भी मुझे अकड़ दिखाती थी। पहले की तरह उसे दूसरों के साथ बांटना, मुझे वह अतीत बिल्कुल नहीं चाहिए था। मेरे चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई और मैंने धीरे धीरे एक एक शब्द करके कहा, बाई निंगबिंग, आप किसी और को ढूंढ लीजिए। मैं जाने के लिए मुड़ा। अगले ही पल बाई निंगबिंग ने मुझे पीछे से गले लगा लिया और अपना चेहरा मेरे कान के पास ले आई। मैं थोड़ा कांप उठा। बाई निंगबिंग
बिंग ने ताना मारा, तलाक? तलाक के बाद तुम्हें कौन संतुष्ट करेगा? कौन सी औरत तुम्हें आसानी से संतुष्ट कर पाएगी? बाई निंगबिंग आमतौर पर लोगों के सामने खुद को एक सभ्य और मजबूत महिला के रूप में पेश करती थी, लेकिन इस मामले में वह बेहद असभ्य थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि उसे मानसिक समस्याएं हैं। उसका गुस्सा बढ़ता ही गया और आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया। हवा एकदम थम सी गई। ये पहली बार था जब मैंने उस पर हाथ उठाया था। शायद यह भी पहली बार था कि प्रतिष्ठित सीईओ बाई को किसी पुरुष ने थप्पड़ मारा था, और वह भी उसके पूर्व सबसे सीधे साधे पति ने। बाई निंगबिंग, जो पहले से ही गुस्सैल स्वभाव की थी, तुरंत ठंडी पड़ गई, मानो उनके बीच का सारा प्यार मिट गया हो, मानो पहले का आकर्षण महज एक भ्रम था। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम सच में बदल गए हो। तुमने लोगों को मारना भी सीख लिया है। क्या तुम सच में तलाक चाहते हो? बाई निंगबिंग ने ठंडी आवाज में कहा, फांग युआन, 3 साल पहले तुमने मुझसे शादी करने की साजिश रची थी, और 3 साल बाद तुम मुझे छोड़ने की साजिश रच रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बाई परिवार के दरवाजे पर अपनी मर्जी से आ जा सकते हो? या मैं, बाई निंगबिंग, इतनी भोली हूँ कि आसानी से तुम्हारे बहकावे में आ जाऊंगी? मैं वहीं ठिठक गया। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। आखिरकार बाई निंगबिंग ने सच कह दिया था। वह मुझसे, फांग युआन से नफरत करती थी। वह फांग परिवार से नफरत करती थी, मुझसे नफरत करती थी, और उस दुर्घटना से भी नफरत करती थी जिसने उसे मुझसे शादी करने पर मजबूर कर दिया था। यही कारण था कि फांग परिवार के पतन के बाद मदद करने की क्षमता होने के बावजूद वह चुपचाप खड़ी रही और कुछ नहीं किया। मैंने अतीत की बातों पर बहस नहीं की। मैंने केवल शांत स्वर में कहा, बाई निंगबिंग, मैं पहले तुम्हारे प्यार में पड़कर मूर्ख बन गया था, लेकिन अब नहीं। काफी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में ऐसे भाव थे जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था, और सच कहूं तो अब समझना भी नहीं चाहता था। मेरे स्वर में गहरी थकान और निराशा थी। बाई निंगबिंग, मैं बहुत थक गया हूँ, चलो शांति से अलग हो जाते हैं। इतना कहकर मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। इस बार बाई निंगबिंग ने मुझे नहीं रोका। वह वहीं खड़ी रही और मुझे जाते हुए देखती रही। काफी देर बाद उसने अपनी नजरें झुका ली और एक ठंडी मुस्कान बिखेर दी। ज्यादातर तलाकशुदा जोड़े कड़वाहट के साथ अलग होते हैं। सौहार्दपूर्ण अलगाव बहुत कम देखने को मिलते हैं। बाई ग्रुप की इमारत से बाहर निकलते समय बाई निंगबिंग के शब्द लगातार मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मेरे साथ घर चलो और तुम फिर भी मिस्टर फांग ही रहोगे। क्या तुम्हें लगता है कि बाई परिवार का दरवाजा सबके लिए खुला है? या मैं, बाई निंगबिंग, इतनी भोली हूँ कि आसानी से बहकाई जा सकती हूँ? ये शब्द मेरे गले में अटक गए। मैं काफी देर तक बाहर खड़ा रहा, फिर अपने किराए के अपार्टमेंट में लौट आया। ये एक छोटे से मोहल्ले में स्थित पुराना सा अपार्टमेंट था, जिसमें सिर्फ बुनियादी फर्नीचर था। फांग परिवार के पुराने विला से बिल्कुल अलग। उस दिन आंटी जू काफी देर तक तंग सी बैठक में चुपचाप खड़ी रही। मुझे पता था कि उन्हें इसकी आदत नहीं थी, लेकिन फिलहाल मैं यही कर सकता था। रसोई में आंटी जू फिर से सूप बना रही थी। मुझे लौटता देख उन्होंने अपना काम रोक दिया। तुम्हारी बहन कैसी है? मैंने बाई निंगबिंग का जिक्र नहीं किया। मैंने दरवाजे पर जूते बदलने के लिए सिर झुकाया और धीरे से कहा, मेरी बहन ने मुझे दाई मुबाई नाम के एक वकील को ढूंढने के लिए कहा है। उसने कहा कि वह मुकदमे में हमारी मदद कर सकता है। दाई मुबाई? जू ही कुछ सोचने लगी। मुझे लगता है मैंने ये नाम पहले सुना है। खैर जो भी हो, हमें पहले उसे ढूंढना होगा। अगर वह वाकई काबिल है तो तुम्हारी बहन भी बच सकती है। मैंने सहमति में सिर हिला दिया। मैंने अभी जेन को फोन किया है और उसे मेरे लिए जानकारी जुटाने को कहा है। मैं काई को बचपन से जानता हूँ। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद वो मॉडल बन गया, दुनिया भर में घूमता रहा और उसके बहुत सारे संपर्क बन गए। काइको का नाम सुनकर जूई के चेहरे के भाव बदल गए। उन्हें मेरा काइको के साथ मेलजोल पसंद नहीं था। वह सोचती थी कि वह मनोरंजन जगत का एक लापरवाह आदमी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मुझे उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी। जूई कुछ पल चुप रही, फिर उन्होंने मुझे सूप का एक कटोरा थमा दिया। इसे पी लो, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। आजकल तुम्हारा वजन भी कम होता जा रहा है। क्या तुम्हें अगले हफ्ते प्रशिक्षण संस्थान में काम पर नहीं जाना है? मैंने सूप की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। आंटी जू मेरे बगल में बैठ गई। क्या हुआ? मैं नहीं चाहता था कि वो परेशान हो, इसलिए मैंने शांत रहने का नाटक किया। ये बाई निंगबिंग की वजह से हुआ है। उसने किसी को कहकर मुझे नौकरी से निकलवा दिया। कोई बात नहीं आंटी जू, मैं कोई और नौकरी ढूंढ लूंगा। अखबार में बहुत सारी नौकरियों के विज्ञापन हैं। मुझे आखिरकार कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी। मुझे लगा था कि आंटी जो मुझे डांटेंगी, लेकिन वो काफी देर तक चुप रही। फिर धीरे से बोली, तुम्हारी बहन के बाहर आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। वह उठी और रसोई में चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद रसोई से उनकी आवाज आई, जिसमें दबे हुए दर्द और भावनाएं साफ झलक रही थी। श्याओ युआन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी निर्दयी हूँ कि तुम्हें बाई निंगबिंग के दबाव में जीने के लिए मजबूर कर दूं? तुम्हारे पिता और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि वह कैसी इंसान है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अगर तुम्हारी बहन बाहर नहीं आई तो तुम क्या करोगे? इतना कहते कहते आंटी जू रोने लगी। मेरा दिल भी भारी हो गया, लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को दबा लिया। आंटी जू, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मैं अपनी बहन के बिना भी इस परिवार को संभाल सकता हूँ। ये सुनकर आंटी जू फूट फूट कर रोने लगी। मैं कई दिनों से नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कोई उपयुक्त काम नहीं मिला। मुझे पता था कि शायद बाई निंगबिंग के प्रभाव की वजह से ज्यादातर बड़ी कंपनियां मुझे नौकरी देने से बच रही, इसलिए मैंने अपनी उम्मीदें कम कर ली और एक परफॉर्मेंस कंपनी में काम करने चला गया। इसे कंपनी कहा जाता था, लेकिन असल में यह एक ऐसा व्यवसाय था जो सालगिरह समारोह और अन्य कार्यक्रमों में प्रस्तुतियां आयोजित करता था तथा परफॉर्मेंस की संख्या के आधार पर भुगतान करता था। मैं दिखने में ठीक ठाक था और वायलिन भी अच्छा बजा लेता था। मैनेजर मुझे प्रति शो 300 युआन देता था। जब मैं व्यस्त होता तो दिन में 3 या 4 शो करता और कम से कम 6 घंटे अभ्यास भी करता। मेरी लंबी और पतली उंगलियों पर पहले ही छाले पड़ चुके थे और त्वचा सख्त हो गई थी। जीवन कठिन था, लगातार भागदौड़ से भरा हुआ, लेकिन मुझे इसका कभी पछतावा नहीं हुआ। मैंने कभी बाई निंगबिंग को फोन नहीं किया और न ही उसने मुझे फोन किया। कभी कभी मुझे उसके बारे में खबरें दिखाई देती थी, दावतों में शामिल होना, कंपनियों का अधिग्रहण करना और व्यावसायिक दुनिया में नई सफलताएं हासिल करना। हर अवसर पर बाई निंगबिंग हमेशा शालीन, आत्मविश्वासी और गरिमामयी दिखाई देती थी। अस्पताल की छत
पर मैं चुपचाप बैठा था। मेरे बगल में ठंडी कोला की एक बोतल रखी थी जिसे मैंने अभी अभी पास के सुविधा स्टोर से खरीदा था। पहले मैं इस तरह के पेय नहीं पीता था क्योंकि वे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन अब कभी कभी पी लिया करता था। तभी लियू रोयान सर्जन का सफेद कोट पहने वहां आ पहुंची। वो मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई और चुपचाप मेरे साथ डूबते सूरज को देखने लगी। जैसे ही सुनहरी रोशनी की आखिरी किरण क्षितिज के पीछे गायब हुई, मैंने उनकी ओर देखा। लियू रोयान की नजर मुझ पर पड़ी। मैं थोड़ा घबरा गया और तुरंत खड़ा हो गया। डॉक्टर लियू। लियू रोयान ने पुरानी यादों से भरी कोमल निगाहों से मेरी ओर देखा। मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ। फिर उन्होंने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए धीरे से कहा, शाओ युआन, जब तुम छोटे थे तब हमेशा मुझे बहन रोयान कहकर बुलाते थे। गर्मियों की रातों में तुम्हें अपने छोटे से तंबू में सोना बहुत पसंद था और मेरी माँ हमेशा तुम्हारे लिए खाना लेकर आती थी। पिछले कुछ वर्षों में उन्हें तुम्हारी बहुत याद आई है। मैं काफी देर तक अवाक खड़ा रहा। आखिरकार मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ गईं और मैंने धीरे से कहा, बहन रोयान। ये दो शब्द मेरे मुंह से निकलते ही दिल उदासी से भर गया, क्योंकि जब मैं बहन रोयान को इसी नाम से बुलाता था तब मैं बेफिक्र था, अभी भी फांग परिवार का लाडला बेटा था। लेकिन अब दोबारा मिलने पर सब कुछ बदल चुका था। लियू रोयान ने अपना सिर मेरी ओर घुमाया और चुपचाप मुझे देखने लगी। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला। इसमें 20 लाख युआन है। पिन तुम्हारी जन्मतिथि है। चाचा के इलाज के खर्च के लिए ये काफी होगा। मैंने उसे लेने से इनकार कर दिया। मैं खुद पैसे कमा सकता हूँ, सच में। लियू रोयान की नजर मेरे हाथों पर पड़ी जो कई पट्टियों से ढके हुए थे। उनकी आंखों में दर्द की एक झलक उभर आई। शाओ युआन, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने धीरे से मेरे घावों पर मरहम लगाया। मरहम लगाने के बाद मैंने अपनी उंगलियां हल्के से मोड़ी और शांत स्वर में कहा, पहले मैं दूसरों के सहारे जीता था। मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं था। अब मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरी उम्र सिर्फ 24 साल है। मैं नए सिरे से शुरुआत करना चाहता हूँ। इतना कहकर मैंने लियू रोयान की ओर देखा। वह हमेशा की तरह सौम्य थी और उनकी निगाहों में एक गहरी भावना झलक रही थी। मैं अस्पताल में केवल 2 घंटे रुका। उसके बाद मैं जल्दी से एक बार के उद्घाटन समारोह में पहुंच गया, जहां मेरा कार्यक्रम आधी रात के आसपास समाप्त हुआ। वायलिन हाथ में लिए मैं सुनसान सड़कों पर चल रहा था। ठंडी हवा के झोंकों से मेरा शरीर हल्का सा कांप रहा था। रात के सन्नाटे में नियॉन लाइटें चमक रही थीं और गगनचुंबी इमारतों की विशाल स्क्रीन पर गॉसिप और मनोरंजन की खबरें चल रही थीं, जिससे शहर की रात अब भी जीवंत लग रही थी। शहर बी की व्यवसायी बाई निंगबिंग अपने प्रेमी के साथ रोमांटिक मध्य शरद उत्सव मनाने के लिए शहर एज की विशेष यात्रा पर गई हैं। फुटेज में सचिव वू पत्रकारों से घिरे सोंग जिन्नियन की व्हील चेयर को धकेलते हुए दिखाई दे रहे थे। बाई निंगबिंग कुछ अधीर सी लग रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्हें लगातार तस्वीरें खींचे जाने से काफी झुंझलाहट हो रही थी। अगले दृश्य में सोंग जिन्नियन का साक्षात्कार दिखाया गया। कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मेरा मध्य शरद उत्सव बहुत सुखद रहा। अब मुझे उम्मीद है कि मेरा पैर जल्द ही ठीक हो जाएगा। साथ ही मैं संगीत के उस्ताद शिक्षक वेई से वायलिन सीखना चाहता हूँ। फिर वह हल्का सा मुस्कुराए। और जहाँ तक सुश्री बाई का सवाल है, सुश्री बाई मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण महिला है। ये कहते समय उनकी आंखों में हल्की सी शर्म झलक उठी। 4 साल पहले उन्होंने मेरी पहचान का सहारा लिया था और बाई निंगबिंग को यह विश्वास दिला दिया था कि हर दिन उसके लिए वायलिन बजाने वाला व्यक्ति वही था। उन्हें हमेशा डर रहता था कि एक दिन बाई निंगबिंग को सच्चाई का पता चल जाएगा, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को समझा लिया। आखिर जब बाई निंगबिंग होश में आई थी तब अस्पताल के कमरे में वायलिन लिए बैठा हुआ व्यक्ति सोंग जिन्नियन ही था। इसी वजह से बाई निंगबिंग ने शुरू से अंत तक उसी पर विश्वास किया।